पदार्थावस्था के क्रम में नैसर्गिक संतुलन और पर्यावरण की को स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। जो नैसर्गिकता का पहले अपन समझ लें, हम सभी ओर से घिरे हैं, जिससे उसको एक नैसर्गिक कहा जा सकता है। जैसा ये चार दीवार से हम घिरे हैं, दीवार हमारा एक नैसर्गिक हो गया। ये घर बहुत सारे झाड़ पौधे इससे घिरा हुआ है, ये भी इसका ये घर का एक नैसर्गिकता हो गया। ये झाड़ पौधे और माने छोटे बड़े माने पर्वत, नदी नाला, जंगल से घिरी हुई है, ये इसका माने ये हो गया, नैसर्गिकता हो गया। ठीक है। इस विधि से चल कर के हम यहाँ पहुँचते हैं। ये इस धरती से लेकर ग्रह गोल, नक्षत्र, है ना, आकाशगंगा से लेकर नदी नाला, पहाड़, जंगल, ठीक है, ये सभी चीज़ हमारे लिए नैसर्गिकता है। ठीक है, यह बात पूरा हो गई। ऐसे नैसर्गिकता में नैसर्गिकता को हम पर्यावरण भी कहते हैं। दूसरा भाषा क्या है? ऐसे नैसर्गिकता को हम पर्यावरण कहते हैं। जो हम जहाँ तक हस्तक्षेप कर सकते हैं वहाँ तक की हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। तो हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण का सीमा निर्धारित होती है। नैसर्गिकता काफ़ी आकाशगंगा तक सारे अस्तित्व से घिरी हुई हम हैं, और हर एक पूरा अस्तित्व से ही घिरी हुई है। अस्तित्व में सब कुछ समाया ही है। इस ढंग से नैसर्गिकता पर्यावरण का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो अभी जो नैसर्गिक विधि से चलकर नैसर्गिकता के साथ मनुष्य जो कुछ भी कार्य व्यवहार किया, जो इसका प्रभाव क्षेत्र क्या हुआ, इसका अध्ययन ही कुल मिलाकर के पर्यावरण का अध्ययन है। वो पहले अपन ये बात को तय कर चुके थे कि हम जो है ना, जो विज्ञान संसार आने के बाद ईंधन संधान के बारे में हम विवेकी नहीं हो पाए। इसका परिणाम क्या हो सकता है इसको सोच नहीं पाए। ईंधन को हमने गलत ईंधन को हम माने उपयोग करना शुरू कर दिया। वो गलत ईंधन दो ही चीज़ है, वो कोई 1000 चीज़ भी नहीं है। तो पहला है खनिज कोयला, दूसरा है खनिज तेल। ये दो ही चीज़ हुई गलत ईंधन। कैसा गलत हो गया पूछे? उसके बारे में आपको बताए थे। जो मनुष्य के लिए विषाक्त वस्तुओं से बनी हुई ये झाड़ पौधे दब करके कोयला बने हैं। कोयला में निहित तेल हमको खनिज तेल के रूप में मिलता है। ये बात को पहले स्पष्ट किया था। तो इसको हम जलाने पर क्या होता है, जो मनुष्य के लिए हानिप्रद वायु है उसको तैयार कर देता है। वो चारों तरफ फैलता है, अंततः आदमी मरने की मरणासन स्थिति में आता है। ये एक तो बात ये हुई। उसी के साथ साथ और एक विन्यास कर दिया। ईंधनावशेष जो धरती की रक्षा कवच थी उसको हस्तक्षेप कर दिया, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, धरती को बीमार बना दिया। ये कुल मिलाकर के अभी तक बीती हुई कथा का परिणाम, दो दुष्परिणाम जिसको कहा जाए, वो इस ढंग से आ गए। तो इसको हम कहते हैं पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है। तो दुष्परिणामों से जो हो गई है। उसको जो है ना ठीक करने वाला कौन है? मनुष्य ही करेगा। मनुष्य ही ठीक करने के लिए क्या कर सकता है? या ठीक स्वयं करेगा या धरती स्वयं ठीक कर लेगा? दोनों बात हो सकता है। हम एक यहाँ उदाहरण देना चाहते हैं। कोई भी आदमी रोगी होता है, उसको दवाई पानी पथ्य परहेज ये सब कराया जाता है। तो करने पर ये दवाई से रोग ठीक होता है, शरीर स्वयं रोग को ठीक कर लेता है? ये प्रश्न बना ही रहता है। उसमें हमारा जो देखना सुनना समझने की विधि से यही निकलता है, शरीर व्यवस्था ही रोग को ठीक करता है। मूल में वो शरीर व्यवस्था को बुलंद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हम दवाई देते हैं। ये हमने पहचाना है। इसी भांति ये यदि हम
पहले इस धरती जिस कारणों से रोगग्रस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको हम ऐसे क्षतिग्रस्त कार्यों को बंद कर देने पर संभवतः धरती अपने स्वास्थ्य को सुधार लें। ये एक संभावना बनी हुई है। इन संभावना के तहत हम काम कर सकते हैं। इसी को हम पर्यावरण संबंधी समस्या समाधान कह सकते हैं। क्या समाधान करोगे भाई? पहले जो ईंधन के बारे में नया विकल्प खोज लेना। वो कहाँ है? पूछा। प्रवाह बल के रूप में बिछा हुआ है। प्रवाह बल को हम यांत्रिक बल के रूप में उपयोग करना, उसे बिजली को तैयार कर लेना। बिजली को इतना तैयार करना चूल्हे से लेकर जो लोहा को गलाते तक हो जाए, ठीक है। मट्टी की बर्तनों को पकाने से लेकर और मुर्दे को जलाते तक उपयोग हो जाए। उसके बाद भी जो बिजली शेष रहा जाए और सभी प्रकार की यान वाहनों के उपयोग करने के बाद भी अधिक है, इस समृद्धि का अनुभव किया जाए, इतना बिजली पैदा किया जाए। इसके लिए पूरा का पूरा व्यवस्था अस्तित्व में रखी हुई है, ठीक है। उसको ये जैसा ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्र में जो कुछ भी कम से कम न्यूनतम पानी जो बहती है और उसके प्रवाह बल को हम यदि यंत्र में 100 किलोमीटर लंबाई में विभिन्न तरीके से हम प्रयोग कर देने पर ऐसे भारत के लिए जितना बिजली चाहिए, रेल के लिए, मोटर के लिए, गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, पहले कही हुई सारे कर्मों के लिए जितना चाहिए उसके 10 गुना हम पैदा कर सकते हैं। तो हम जो है ना, दरिद्रता को हम सामने प्रस्ताव रखने पर कोई आदमी तैयार होगा नहीं, चाहे धरती डूब जाए, मार जाए, कोई परवाह नहीं। तो मनुष्य को समृद्ध होने की विधि से ही आज की आश्वासन, आज का कार्यक्रम, आज का योजना कारगर हो सकता है। मनुष्य को जो इसका ऊर्जा का संपदा जब बहुत सारा चाहिए, इसको उपयोग करना भी चाहिए, जिससे कोई बड़ी हानि नहीं है या इसको पर्यावरण को बिगाड़ने का कोई काम कर नहीं रहा है। उस विधि से ऊर्जा को उत्पादन किया जाए और उपयोग किया जाए। पहले तो काम यही है। उसके पश्चात दूसरे में तो कुछ काम भी किए हैं, वो है सूर्य ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त कर लेना। उसको कुछ उपायों को सोचे हैं, वो बहुत ज़्यादा सबके लिए सुलभ नहीं है, ये कमी है ही है। उसको सर्वसुलभता की गति को बना लेना, इससे भी बहुत कुछ आराम मिलता है। तीसरा विधि यही है, तीसरा ऊर्जा स्रोत यही है जो हर एक कृषि के साथ, कृषक के साथ गोपालन की आवश्यकता, गोपालन करने से गोबर गैस की कार्यक्रम, इससे जो है ना ईंधन की काफ़ी आसार बन जाता है। 3 ऊर्जा विधि बहुत ही समीचीन है। ये तीनों विधि बहुत समीचीन है। चौथा विधि यही है, हवा से हमारा आवश्यकता को पूरा करना। हवा के बल को हम पंपिंग सेट में, उसमें, इसमें जो हम जनरेटर में हम लगा करके अपना उपयोग कर लेना, ये भी एक चौथा उपाय बनी हुई है। इन उपायों से हमारा ईंधन का जो कार्यक्रम है उसको पूरा कर लेना। पहला एक हुई आंतरिक विधि से होने वाला। उसके बाद आता है किसानों में ये जागृति की आवश्यकता है। हर एक किसान अपने घर, खेत खलिहान में जो आवश्यक रूप में, आवश्यक भाग में जंगल लगाने की आवश्यकता है। फलदार जब वृक्ष हो, उपयोगी वृक्ष हो, ऐसे वृक्षों को लगा के रखने की आवश्यकता है ही है। अब जंगल से तो कोई लकड़ी मिलने वाला नहीं है, ये तो थोड़े दिन और भी यदि जूझ लें उसके बाद तो एकदम नहीं मिलने वाला है, ये तो बात सच्चाई है। तो इसके लिए अभी से जागृत होने की आवश्यकता है। ये जो पुनः ईंधन की दूसरा एक स्रोत है। ये उसी के साथ साथ ये भी एक आवश्यकता है जो हर किसान के पास, ऐसा भी एक उदारता की आवश्यकता है और जागृति की आवश्यकता है, सचेतता की आवश्यकता है। जितना पाताल से हम जितना जल को लेकर के उपयोग करते हैं उतने ही या उससे ज़्यादा पानी खड़ा करने योग्य इनारा, तालाब, कुआं बना करके रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की आवश्यकताओं को पहचानने से पुनः यह धरती अपने स्वास्थ्य को, ये सब दवाई है किसके लिए? धरती अपने रोग को ठीक करने के लिए सब दवाइयाँ हैं
और कचो ना होए। तो हम जो है ना दवाई खाते हैं, गोली बुकनू के रूप में बहुत सारे दवाई खाए थे, और धरती के लिए यही दवाइयाँ, ये दवाई यदि प्रयोग में आने से धरती अपने स्वास्थ्य को सुधारने की प्रयत्न करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पर आप लोगों को भरोसा होना चाहिए, सबको भरोसा होना चाहिए। अपने में एक सम्मिलित चेष्टा की आवश्यकता है। ये पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुधारने के लिए एक बहुत सहज सुंदर होने वाली, ये भी नहीं कि आपको आकाश से कोई तारा उतारना हो, ऐसा नहीं है। केवल हम हमारे विवेक का प्रयोग करने की बात है, और सुदूर बने ये आगत में आने वाले अनिष्ट को पहचानने की बात है, उसके विकरालता को मूल्यांकन करने की बात है, उससे बचने के लिए अपने प्रवृत्ति को सजग बनाने की बात है। इसको किया जा सकता है। ये पर्यावरण संबंधी जो आज की स्थिति है और उसका उपाय जो है इस ढंग से छोटा सा स्वरूप में आता है। पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था में विकास की व्याख्या। हाँ, विकास की जो बात है, सीढ़ी जो बनी हुई है, 4 अवस्था में इस धरती द्रष्टव्य है। पदार्थावस्था में मृत पाषाण मणि धातु, इन चारों प्रकार की चीज़ें वो बहुत प्रचुर मात्रा में है ही है। धरती पूरा इसी पत्थर मट्टी से तो बने ही है, तो इसका ये तो है, रहता ही है। इसी में से कुछ भाग यौगिक कार्य में शुरू करते हैं। यौगिक कार्य का मतलब यह है, 2 प्रजाति की अणुएं एक जगह में मिल लेते हैं, वो दोनों अपने अपने आचरणों को त्याग देते हैं, तीसरे प्रकार के आचरण को शुरू कर देते हैं। जैसा पानी को आप देखते हैं, इसमें 2 प्रजाति की वस्तु होती है। एक वस्तु होता है जलने वाला, दूसरा वस्तु होता है जलाने वाला। इन दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं, अपना दोनों आचरणों को त्याग दिया, प्यास बुझाने वाले काम करने लगे। तो इस ढंग से यौगिक परिवर्तन होता है। इसको रासायनिक उर्मी, रासायनिक उत्सव कहलाता है। ऐसे ही आम्ल भी बनता है, क्षार भी बनता है। इन तीनों के योगफल में अनेक रस रसायन बनता है, बन करके अंततोगत्वा प्राणकोशा बनता है। प्राणकोशा से जो झाड़ जंकाल जंगल सभी बनता है, बन करके 2 आकाशचुंबी, ये 2-2 पत्ती वाला छोटी छोटी पौधे से लेकर आकाशचुंबी वृक्ष तक की तैयारी करते हैं। इनमें प्राणकोशाएँ अपने रचना विधियों को बदलते बदलते ही श्रेष्ठतम रचना में जाते जाते और पूरा जंगल झाड़ी को तैयार किया। उसके बाद जीव जानवरों का शरीर तैयार किया, मनुष्य शरीर को तैयार किया। प्राणकोश ही आप हमारे शरीर को भी तैयार किया है, और जो झाड़ जंगल भी तैयार किया है, जीव जानवरों का शरीर को भी तैयार किया है। इस ढंग से प्राणकोशा पदार्थ, प्राणकोशाओं से बनी हुई संसार, ये प्राणावस्था कहलाता है। प्राणावस्था इसीलिए नाम दिया है, प्राणकोशाओं में सांस लेना सांस छोड़ने का काम चलता ही रहता है निरंतर, जब तक उसको हवा मिलता रहता है, उनको ज़रूरत की हवा मिलता रहता है, तब तक वो सांस लेता है सांस छोड़ता है। इसीलिए इसका नाम है प्राणावस्था। इन प्राणावस्था पदार्थावस्था से विकास ही है। अब ये तो पता चलता ही है, क्योंकि झाड़ पौधे से तो भिन्न है, माने मट्टी पत्थर से तो भिन्न है झाड़ पौधे। उसके बाद जीव जानवर आते हैं। ये झाड़ जंकाल से जीव जानवर अलग दिखते हैं, आपको पहचानने में आता है, मुझको पहचानने में आता है। जीवावस्था को हम ये प्राणावस्था से आगे और विकसित अवस्था के रूप में हम देखे हैं। विकास इसीलिए है, वो अपने हाथ पैरों से चलने योग्य हो गया, जल में भी चलने योग्य हो गया, थल में भी चलने योग्य हो गया, नभ में भी चलने योग्य हो गया। इस प्रकार की तीनों जगह में चलने योग्य जीवों को देखते हैं हम हर दिन, आहर निशी। जो ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सब देखते हैं, सभी को ये दिखता ही है, एक साथ दिखता है। ये इस ढंग से ये प्राणावस्था से भिन्न स्वरूप में जीवावस्था अपना वैभव को बनाए रखा है। दूसरा उसके पश्चात आता है चौथा स्थिति मानव। मानव ज्ञानावस्था में है। मानव मन के अनुसार काम करने वाला है, कुल के अनुसार वंश के अनुसार काम करने वाला नहीं है। ये किसान का बच्चा जा कर के दर्जी बन सकता है, दर्जी का बच्चा मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर का बच्चा एक प्रोफेसर बन सकता है, एक प्रोफेसर का बच्चा कुमार बन सकता है, कुमार का बच्चा
और चोर बन सकता है, चोर का बच्चा और कोई बन सकता है, और किसका कोई रंगे नहीं है, हर रंग भदरंग, कोई ठिकाना विहीन आकार है ये। इस ढंग से मानव जाति आ गए साहब। अब क्या करेंगे? अब इसमें क्या हो गई, मनुष्य को मनमानी करने वाली बात आ गई, क्योंकि मनुष्य के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता रखा ही है। इसके आधार पर मनमानी करने में आदी हुआ। मनमानी करते 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 तो पहले जो भगवान का भय, भगवान से डर भय, गायत्री से डर भय, गुरु जी से डर भय, पहले डर भय से पहले शुरू किया, उसके बाद प्रलोभन में पहुंच गए। तो गुरु हम तो केवल भय से नहीं बनेगा भाई, काम नहीं बनेगा, तब कहा की जाए प्रलोभन, कहा है गुरु जी वो दही यह दही और देवता वो दही यह दही, यहाँ हम पहुँच गए। उसके बाद ये भी पूरा नहीं हुआ तो विज्ञान आ गए साहब। क्या करा वो, गुरु जी नहीं देंगे, देवता नहीं देंगे, तुम खुद हड़प लोगे, ये बताया जाए। ये ज़्यादा सुगम लगा। हड़पन तो वाचा में हम शुरू कर दिए। अभी पूरा का पूरा संसार हड़पन तो वाचा सिद्धांत पर काम करने को तत्पर हो गया है। इसी हड़पने की जगह में जंगल झाड़ी सबको उजाड़ के रख दिया। इसी हड़पन तो वाचा के विधि से खनिज, कोयला, तेल सबको हड़प करके सत्यानाश करके रख दिया। और उसी बीच में कोई अच्छा काम भी हो गए, जैसा ये रखो है, इसमें अपने आप से सकलों का फोटो उतार देती। हलो हो ही गया महाराज, सगलों फोटो उतार देती। अब क्या करिए बताओ कि इस बीच में बोचक करके कोई अच्छे काम भी हो गए। बोचक के भला, बोचक के ही हुआ है, हुआ शुरुआत हुआ है कुकर्म के लिए ही। मोटर गाड़ी, ठीक है ना, ये सभी विज्ञान की पहला शुरुआत है कुकर्म के लिए ही है, आप मानिए। उसके बाद धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं बोचक जाते, प्रौद्योगिकी विधि से प्रलोभनकारी के लिए, लाभ को उत्पादन करने के लिए बोचका करके लोगों को लपका दिया। हो गया, पूरा हो गया। इस ढंग से हम कुछ अच्छे चीज पा गए। क्या पा गए भाई? मोटर गाड़ी, ठीक है ना, या ऐसे अनेक यंत्र। इसको ऐसा कहा जा सकता है, दूरश्रवण से, दूरगमन से, दूरदर्शन से संबंधित सभी यंत्र उपकरणों को हम पा गए। ये कैसे पा गए? बोचक करके पाया है। हाँ, ये शुरुआत जो है ना, ये कोई सबको सुविधा देने के लिए बात नहीं रहा, सबको शोषण करने के लिए ही रहा। इसके बावजूद ऐसे स्थिति बनी, हमको सुविधा के रूप में ये चीज़ें उपलब्ध हो गई। ठीक है, इसको जीवंत बनाए रखना हमसे बनता है। इस ढंग से विज्ञान से कुछ अच्छे काम हुई, कुछ बुरे काम हुई। सबसे बुरे काम धरती के साथ हुई है। धरती को स्वस्थ बनाने की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है। उसका जो सार भाग बताया, जो इसका जो ईंधन की व्यवस्था का विकल्प है मैंने अपनाते हैं, ये धरती पुनः अपने रोग को दूर करने के लिए प्रयत्न करेगा, जिससे हम इस धरती पर बहुत ही आश्वासन पूर्वक जी सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्राणावस्था से जीवावस्था शरीर रचना का विकास क्रम, जो प्राणावस्था में बताया, प्राणकोशा ही सभी रचना किए हैं। ये जो रचना करने वाला क्रम में जो प्राणकोशाएँ जो है अपने में रचना विधि को बदलते रहते हैं। जो एक प्रकार की रचना करने के बाद संतुष्टि मिलती है, वह संतुष्टि के बाद पुनः और रचना के लिए कोई विधि को अपने में स्वयं स्फूर्त करते हैं। इस ढंग से क्या होता है, दूसरे प्रकार की रचना शुरू हो जाता है। वो कहाँ से शुरू हुई भाई? ये जो प्राणावस्था के पत्ती पतंगड़ जहाँ एकत्रित हुआ, वहाँ भुन की कीड़ा तैयार हो गया। क्या हो गया? भुनगी कीड़ा तैयार हो गया। वो भुनगी कीड़ा से क्या हो गया? कोई चीज़ ऐसे हुई जैसा चींटी मकोड़ा में से अंडज हो गए। बाकी क्या है, अपने आप से मर गए। पुनः वो सब उसका जितने भी अवशेष है वही बीज रूप में काम करता रहा। पुनः पानी मिल गया तो वही उसी प्रकार की भुनगी कीड़ा होत गए। इस प्रकार से ये एक परंपरा बनी। इस भुनगी कीड़ा से अंडज संसार शुरुआत हुआ। वह अंडज संसार विकसित होते 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 चिड़ैया गिरैया ये तीन बहुत सारे जगह में पहुंच गया।
वही धरती में चलने वाले भी आ गए, जल में चलने वाले भी आ गए, आकाश में उड़ने वाला भी आ गए। इस ढंग से बात आ गई, इसको परंपरा बनी, इसका परंपरा का एक अपना आधार बना। इससे ये इस किससे विकसित हुआ? ये है प्राणावस्था के झाड़ी जंगल से विकसित अवस्था ये माना गया। जैसा गाय, गोरू, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे सभी जीव जानवर तैयार हो गए। जब ये तैयार हो गए, इससे अच्छा एक चीज़, एक रचना की आवश्यकता बनी, मनुष्य का रचना, मनुष्य शरीर का रचना। मनुष्य शरीर का रचना उसके बाद शुरू हो गई। ये सब तीनों तैयार होने के बाद मनुष्य जो है ना तैयार हुआ, तो कहाँ तैयार हुआ होगा? जंगल में। जंगल से मैदान बनाया, जंगल को मैदान बनाया, मैदान बना करके घर बनाया, गांव बनाया, बस्ती बनाया, अभी नगरी बनाया, सड़क बनाया, ये रेल, गाड़ी, घोड़ा, ये सब चला चुला करके दिखा दिया। यहाँ तक हम आ गए हैं। तो इस ढंग से क्या हो गई? जीवावस्था में जो विकास स्पष्ट हुई और प्राणावस्था से ज़्यादा लगा, और जीवावस्था से अधिक विकास मानव में स्पष्ट। इस ढंग से अभी एक प्रकार से वस्तुओं का उपयोग करने के विधि में, भाषा के विधि में, मनमानी करने की विधि में, ये सब में जीवों से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है आपके सम्मुख, मेरे सम्मुख। ये हो गई। इस ढंग से इसको हम विकास कहते हैं इसको। हाँ, जीवावस्था के में जो निर्माण क्रम है शरीर का, उसमें जैसे प्रचलित प्रश्न है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, हाँ, उस क्रम में थोड़ा सा इसको स्पष्ट। इसका बात ऐसा आता है बाबा, वो अभी आपको बताया, जो पत्ता पतंगड़ एकत्रित होने से भुनगी कीड़ा तैयार हुआ जी। इसका नाम है स्वेदज संसार। स्वेदज से अंडज कनेक्ट हो गया। आपको खुद पता लगता है मुर्गी तैयार हुआ कि अंडा तैयार हुआ। तो अंडज संसार विकसित होते होते मुर्गी तक आया, और हंस तक गया, मोर तक गया, एन तक गया, तीन तक गया, सब कुछ हो गया। इस ढंग से बनी हुई है। वही अंडज संसार पिंडज संसार को छुआ दिया, जोड़ दिया। पिंडज संसार में गाय, गोरू, कुत्ता, बिल्ली सब आ गए, मनुष्य भी आ गए। इस ढंग की ये विकास को पहचानने की विधि बनी। महाराज, इसका मतलब है किसी स्वेदज ने पहली बार अंडा दे दिया, किसी स्वेदज ने पहले अंडा दे दिया, हाँ, और वो अंडा बाद में फिर और ज्यादा विकसित होता गया, सभी प्रजाति बन गए। मतलब पहले अंडा बना है, उसके बाद पहले कीड़ा मकोड़ा बना, उसके बाद अंडा बन गया, अंडा बन गए। उस अंडे से वो अंडे का परंपरा बने। तो मुर्गी पहले कि अंडा पहले में, अंडा पहले उसके बाद। हाँ, स्वेदज कीट मकोड़े में से अंडज संसार स्थापित हुई। अंडज संसार पिंडज संसार को छुआ दिया, कनेक्ट कर दिया। पिंडज संसार में मानव एक इकाई है, इस ढंग से जुड़ी हुई है। तो क्या हो गया? इस ढंग से बीज विधि बनी। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिजज। उद्भिजज का मतलब है धरती को फोड़ करके नीचे से आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक बात हो गई। इस ढंग से बीज विधि बनी, इसका नियंत्रण आया। मनुष्य जो है ना अपने समझदारी से समझदारी के आधार पर जीता है, नियंत्रित रहता है। ठीक है, संस्कार के आधार पर, समझदारी के आधार पर जीता है आदमी। ठीक है, जीवों का काम वंश के आधार पर जीने की बात हुई, ये प्रमाणित हुई। और वनस्पतियाँ बीजों के आधार पर परंपरा बनाने की बात हुई। उसको विज्ञान जो है ना विच्छेद करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सब बातें आपके सम्मुख है। जीवावस्था के शरीर की स्थिति, उसमें जीवन का प्रकाशन, जीवन का स्वरूप, इस पर थोड़ा सा। स्वरूप का, जीवन का स्वरूप तो एक ही होता है, गठनपूर्ण परमाणु कहलाता है। वही जीव शरीर को भी चलाता है, मनुष्य शरीर को भी चलाता है। इसमें इतने ही हैं जो जीव शरीर में जो ज़्यादा रुचि लेने वाले जीवन जीव शरीर को चलाते हैं, और मनुष्य शरीर में रुचि लेने वाला जीवन मनुष्य शरीर को चलाता है। इतनी ही बात है। तो जिस जीवन को जो रुचि हो जाए, हो गया, खत्म हो गया बात। इस ढंग से ये शरीर को चलाने वाली बात होता है। शरीर रचना में जो माने विशेषताएं हैं,
तो शरीर में वो ऐसे शरीर में जीवन उस शरीर को चलाता है जिस शरीर में मेधस तंत्र बहुत अच्छा विकसित हो गया है, और मनुष्य में आकर के मेधस तंत्र पूर्णतया विकसित हुआ है। इसमें जानने, मानने, पहचानने की और उसको प्रकाशित करने की, प्रमाणित करने की पूरा योग्यता समाई हुई है। इस ढंग से सबसे ज़्यादा विकसित शरीर रचना मानव शरीर रचना है, उसके बाद जीव शरीर रचना है, उसके पहले जो जितने भी झाड़ जंकाल ये सब रचनाएं होते हैं, ये सब प्राणकोशा से ही होते हैं। जीवन एक अलग चीज़ है, शरीर रचना एक अलग चीज़ है। शरीर रचना अणुओं से होता है, जो जीवन जो है एक परमाणु का स्वरूप में गठन पूर्ण स्थिति में वो अपने वैभव को प्रकाशित करता है। इस ढंग की काम है यह छोटा सा काम। जीवावस्था के किन उसमें शरीरों में जीवन प्रकाशित हो रहा है, इसको कैसे पहचाना है? उसको पहचानने की विधि ये है, ये तो सप्त धातुओं से रचित हुआ हो शरीर, नंबर 1, समृद्ध मेधस हो 2, उसके बाद मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो, वो सभी जीव में शरीर जीवन ही संचालित किया रहता है। जिनमें मानव का संकेतों को ग्रहण नहीं कर पाता है, उस शरीर को जीवन संचालित नहीं करता है। जीवन ही जीवन को सुनता है। अभी आप भी जो सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, सुनते हैं, बोलते हैं, ये जीवन ही बोलता है, जीवन ही सुनता है, और कोई चीज़ सुनने वाला नहीं है। ठीक हो गए? इस ढंग से मानव का संकेतों को ग्रहण करता रहता है, ऐसे जीवों में जीवन काम करता रहता है। ठीक है? ठीक है, समझ में आता है? उदाहरण गाय, गधा, घोड़ा। गधा से भविष्यवाणी को कराते हैं, चिड़ैयों से कराते हैं, नहीं कराते हैं, है ना? गाय से कराते हैं। ये सब मानव का संकेतों को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हाँ, मानव का संकेतों को सुनता है कि नहीं? सांप भी सुनता होगा कोई प्रजाति की, कोई प्रजाति को नहीं सुनता होगा। क्या आपत्ति हो गई? ठीक है? ठीक है। तो जो मानव का संकेतों को ग्रहण कर पाता है, अनुकरण कर पाता है, वो सब में जीवन है। ये चमगादड़ बाबा जी पिंडज है। हाँ, पिंडज है ना? तो वो उसमें क्या स्थिति है? कैसा क्या है, उसको परीक्षण करने की बात है। क्या मानव का संकेतों को क्या ग्रहण करता है? पिंडज होने मात्र से ही सभी मानव का संकेतों को ग्रहण करना है, ऐसा कोई कायदा नहीं है। इसको हमको परीक्षण करके ही देखना है। परीक्षण करने के हम 2-4 परीक्षण करके देखा, हमारे लिए पर्याप्त है ये। और जो परीक्षण करना है करते रहिए। बाबा जी, इसका अर्थ ये है क्या कि जो जीवावस्था में जितने भी जीव हैं, उन सब में जीवन परमाणु होता है, क्योंकि मानव संकेत को ग्रहण कर सकते हैं? क्या कहता है? जीवावस्था में सभी जो है जीवन को संचालित करते हुए। क्या मतलब होगा इसका? मेधस संपन्न कुछ जीव का अपन, वो तो बता तो दिया, वो फॉर्मेट बता दिया। सप्त धातु से शरीर रचित हो पहला, उसके बाद मेधस तंत्र समृद्ध हो गया हो 2, उसके बाद मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो, अनुकरण करता हो। ऐसे भी जीव कितने हैं, यानी कौन से? ले, हम तो बताए ना भाई, 2-4 को हम परीक्षण किया, आप परीक्षण करिए। यानी इसकी संभावना की बहुत सारे जीव होंगे। हम तो 2-4 जैसा कि अभी गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली की बात किया, इसमें मानव का संकेतों को ग्रहण करने की उचित व्यवस्था है, इसीलिए इनको जीवन संचालित करता है। मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, पर्याप्त है ना? और आगे चलो आगे। जी बाबा। हाँ, संपूर्णता में अस्तित्व कैसा है, उसमें कितनी इकाइयाँ हैं, व्यापक को विस्तार से। हाँ, ये कितना इकाइयाँ अपने आवश्यकता के अनुसार हम गिनते हैं, जितना है उसको आदमी गिन ही नहीं सकता। कितने प्रकार की इकाइयाँ? जी, ये तो बताता था 4 अवस्था में मनुष्य है, प्रकृति है, बता दिया इस धरती पर। जी, अभी पुराण पंचांग हुआ। महाराज जी, क्या 5 अवस्था की संभावना है? 4 से उसके वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करते हुए अतीत में क्या ऐसी कमी रह गई थी? उसको पुराने समय में जो शिक्षा मनुष्य को हम लोगों ने प्रदान की, मनुष्य को, उसमें क्या कमी रह गई थी इसके लिए शिक्षा का? वो बात, उस बात में बहुत तो स्पष्ट रूप रेखा है महाराज जी। अस्तित्व समझ में नहीं आया विगत में। हाँ,
सहअस्तित्व के रूप में अस्तित्व समझ में नहीं आया। अस्तित्व के बारे में जितने भी सोचे हैं देश विदेशों में, उनको सहअस्तित्व तो समझ में नहीं आया है। ठीक है। और जो अध्यात्मवादियों ने अध्यात्म को अस्तित्व माना है, बाकी को अस्तित्व मान में नहीं किया। खत्म हो गया, भट्टा साहब तो साफ हो गए। ठीक है। और भौतिकवादियों ने अस्तित्व ये माना, मारपीट करके अपन मोटाए, बाकी को मार डालें, इसको अस्तित्व वो मानते हैं। क्या अस्तित्व ये हो सकता है? दोनों का परिभाषा इसी स्वरूप में बैठी हुई है, तो कहाँ बन पाएगा? आप ही बताओ। अस्तित्व तो दोनों को समझ में नहीं आया, जीवन दोनों को समझ में नहीं आया, खत्म हो गया बात। इन दोनों बिंदु समझ में ना आने के फलस्वरूप शिक्षा का एक निश्चित झांकी, निश्चित प्रयोजन, निश्चित विधि, निश्चित लक्ष्य, निश्चित विधि माने दिशा, इन चीज़ों को निर्धारित करने में हम असमर्थ रहे हैं। यही बात हुई है। आज जो है अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में समझना बहुत सहज दिखता है हमको। जो अभी जितने लोग समझे हैं उन लोगों के मन मस्तिष्क में भी ऐसे ही आती है लहर। तो अभी आगे चल कर के बहुत सारे लोग और बहुत सारे सब लोग समझते तक अपन इस प्रकार के प्रयत्न करते ही रहेंगे। ये तो कहीं तो रुकने वाला तो है ही नहीं। हम अकेले कोई सुपूत तो हो नहीं सकते। धरती में सुपूतों की कमी रहेगी नहीं। जब कुपूतों की कमी नहीं है तो सुपूत काय को कम होगा भाई? हाँ। तर्क विधि से क्यों? हाँ। क्या कहते हो? जब कुपूतों की कमी नहीं है तो सुपूतों की काय को कमी होगा? क्या आपका कहना होना चाहिए कि नहीं? सुपूत भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई होगा कि नहीं होगा? होगा। दो सुपूत होते हैं वो कर ले जाएंगे। ठीक हो गए? हाँ, कुछ कहना से आपका से मानवीय संस्कार से है। हाँ। बाबा, जो शिक्षा संस्कार योजना ऐसा जो शब्द आपने दिया है, तो योजना से आपका क्या आशय है? देखिए, संस्कार, शिक्षा संस्कार योजना, 3 शब्द है उसमें। शिष्टता का मतलब, शिक्षा का मतलब है शिष्टतापूर्ण दृष्टि को विकसित करना, है ना। शिष्टता का ध्रुवीकरण मानवीयतापूर्ण आचरण में जाता है। ठीक है। तो शिष्टतापूर्ण आचरण का सार्थकता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने में प्रमाणित होता है। शिष्टतापूर्ण दृष्टि को विकसित करना, उसका कहाँ होता है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र से काम करने की जगह में प्रमाणित हो जाता है। एक परिवार से शुरू होता है। परिवार में समाधान समृद्धिपूर्वक जीना प्रमाणित होता है। ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने का एक बीज वस्तु है। वो स्थिति आती है, उसमें भागीदारी करेगा। ठीक है। इस ढंग से शिष्टता का मतलब समझ में आता है। संस्कार का मतलब होता है समझदारी। समझदारी का मतलब होता है अस्तित्व को समझने से समझदारी, जीवन को समझने से समझदारी, मानवीयतापूर्ण आचरण को समझने से समझदारी। इस प्रकार से समझदारी का फॉर्मेट अपने में बिल्कुल पूर्ण है। इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, इससे कम में समझदारी पूरा होता भी नहीं। इसको क्या किया जाए? एक ये हुआ संस्कार का मतलब समझदारी। समझदारी आने के बाद जो बात होता है मानवीयतापूर्ण आचरण, वो उसके साथ जिम्मेवार होने से और माने इसके ईमानदार होने से और भागीदारी करने की क्रम आता है। वो भागीदारी करने के क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण प्रमाणित होता है। इन प्रमाणित होने के स्वरूप को हम कहते हैं संस्कार। ठीक है। शिष्टता पूर्ण विधि से प्रयोग भी होते हैं, समझदारी पूर्वक भी प्रयोग होता है। समझदारी और शिष्टता का योगफल में हम सामाजिक होते हैं। क्या बात है? समझदारी हो, शिष्टता हो, तभी सामाजिकता प्रमाणित हो पाता है। बिना समझदारी शिष्टता हो सकती है? होते ही नहीं है, दिखावा होता है शिष्टता जैसा। हाँ, ठीक है। ये पूरा मध्यस्थ दर्शन को मोटा देखने से प्रत्येक दिशा में, कोण में, परिप्रेक्ष्य में
समाधान देने वाले प्रकाश के रूप में हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो ये जो अच्छा आदमी को भी आपने परिभाषित किया सुख धर्मी माने समाधान जिसको मिल जाए सुखी होगा। तो इस समाधान शब्द को और समाधान को जैसा आपने केंद्र बिंदु बनाया है संपूर्ण चिंतन के मूल में, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ी सी ध्यान दे करके अपने मन में बैठाने की बात है। लक्ष्य और दिशा दोनों जहाँ मिलते हैं उस जगह का नाम है समाधान। लक्ष्य निश्चित हो और उसको दिशा निर्धारित हो, वो दोनों का संयोग हो जाए। मान लक्ष्य के साथ दिशा छू जाए, दिशा सहित हम लक्ष्य को छू लें, लक्ष्य को सार्थक बना लें, इसका नाम है समाधान। ठीक है, ये इस ढंग से समाधान का परिभाषा बनता है। तो ऐसे समाधान सर्वतोमुखी समाधान, सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है मनुष्य की अनेक आयाम होते हैं, कोण होते हैं, माने दिशा होते हैं और परिप्रेक्ष्य होते हैं। इन सभी विधाओं में मनुष्य जो है ना समाधान को प्रमाणित करना है। लक्ष्य के साथ दिशा को जोड़कर निश्चित प्रयोजन को सिद्ध करना है। इसी का नाम है क्या नाम? समाधान। और दूसरा तो तात्विक परिभाषा में यह आता है क्यों कैसा का उत्तर हो जाए, ये समाधान। ठीक है। परिवार में व्यवहारिक परिभाषा बनता है समाधान, समृद्धि से जीना समाधान, है ना। समृद्धि पूर्वक जीना समाधान, संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, उभय तृप्ति पाना, ये समाधान। इस ढंग से व्यवहारिक परिभाषा बनती है। इन परिभाषाओं से जीने वाला आदमी ही होता है, दूसरा कोई होता नहीं। ठीक, आगे। ये मनुष्य जो है समाज में हजारों वर्ष से जी के रहा, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर, लेकिन समाज से जो उम्मीदें हम लोगों ने की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो वास्तव में ये आदमी के साथ जुड़ा हुआ समाज और जिसको हम सामाजिकता कहते हैं वो क्या चीज़ है, और आपके मध्यस्थ दर्शन के रोशनी में उसका कौन सा स्वरूप बनता है जिसकी वजह से हम उस सच्चाई को समझ के, हाँ, सामाजिकता को हम छू सकते हैं। कौन सा ऐसा सच्चाई है कि सामाजिकता को छू सकते हैं, बात यही आता है। देखिए, तो उसके लिए ये कि बहुत छोटी सूत्र है, प्रत्येक एक अपने त्वा सहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। परमाणु भी अपने त्वा सहित व्यवस्था है, अणु भी है, अणुरचित रचना भी है, और जीव संसार भी है, और पशु संसार भी है, वनस्पति संसार भी है। सभी अपने अपने त्वा सहित व्यवस्था के रूप में ही होते हैं और समग्र व्यवस्था में उनकी भागीदारी रहती है। धरती भी अपने में त्वा सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहा है। इसी प्रकार हर एक को हम जितने भी छोटा बड़ा सोच पाते हैं वो सभी में ये गुण समाई हुई है। पहले इस बात को अपने को स्वीकारना होगा, साक्षात्कार करना होगा और उसको अवधारणा में अपने को स्वीकारना होगा। ठीक है, ये बनता है। तो मनुष्य भी अब मानवत्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करेगा। तो मानवीयता को हम पकड़ना बहुत जरूरी रहा। मानवीयता को पकड़ने के लिए मानव का परिभाषा चाहिए। मानव का परिभाषा होने के लिए जीवन और शरीर का व्याख्या चाहिए। वो हम कर नहीं पाए थे विगत में कहीं। इसका कोई उदाहरण नहीं है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, उदाहरण भी नहीं, उदाहरण भी नहीं है। तो हम अनेक लोगों को श्रेष्ठ मानव मानते आए हैं। हाँ। ये बात सही। ठीक है, इसको मान लेने में हमारा क्या गया है। हाँ, कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं धैर्य ढाढ़ा से बना है और उपकार का एक कृतज्ञता के ही भाव बना हुआ है। हम कहीं भी बर्बाद नहीं हुए हैं। वो स्वयं ये श्रेष्ठ मानव हुआ था नहीं हुआ था उनका जिम्मेवारी है। ठीक बात हो गई। हम किसी को आपको श्रेष्ठ मानना हमारा कोई नुकसान नहीं है। आप अपने में श्रेष्ठ होने में ही आपका फायदा है।
ये मेरा सोचना है, सोचने की तरीका ये है। हम आपको श्रेष्ठ मानने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हम इसको अल्था कल्था करके देख लिया, हाँ, है ना, ये मानने की बात हो गई। उसके बाद जानने की बात आता ही है। जानने की बात आने से पता चला मानवतापूर्ण मानव ही श्रेष्ठ मानव है, देव मानव ही उससे श्रेष्ठ मानव है, दिव्य मानव परम श्रेष्ठ मानव है। ये बात आ ही चुका। ये पूरा झांकी अपने में सजने की व्यवस्था है ही है, अध्ययन की व्यवस्था है ही है। वो यदि ठीक लगता है उसके लिए मन प्राण को निछावर करने की बात हर व्यक्ति के साथ जिम्मेवारी के रूप में जुड़ा ही है। जो इच्छा होता है निछावर करेगा, जो इच्छा नहीं होता है नहीं करेगा। क्या बात होगी, कोई नुकसान नहीं है। किंतु इसमें जो हमारा जो उत्सव है, प्रयत्न है और प्रयास है, इसमें जो हमको जो सुख मिलता है इसमें कोई कमी भी नहीं होती है। पहले देखिए, आप भले ना करें, आपका सहमति तो आप व्यक्त करते ही हो। क्या करते हो? सहमति तो व्यक्त करते हो, भले ना करो भाई। नहीं बाबा, उसको अच्छा, जो सहमति व्यक्त करते हो ना, उसी से हम जीवित रहते हो। सहमति जो है करने की पहली सीढ़ी है। ठीक है ना भाई, वतने से ही जीना हमको सुखद हो गया। यदि प्रमाणित हो गया तो हम कैसे होंगे आप सोच लो। तो प्रमाणित नहीं करेगा, यदि प्रमाणित करने योग्य नहीं है तो पांचवी अवस्था हो जाएगी। उसमें आपको क्या तकलीफ है, मुझको क्या तकलीफ है? जैसे एक दो आदमी कर रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे, तो पांचवी अवस्था बनेगी। वो उसके बारे में यदि आप इस प्रकार से बोलते हो, वो एक दो आदमी यदि जागृत हुआ है उसके लिए तो, बाकी लोगों के लिए तो झक मारी है, उसको अनुकरण करना। क्या मारी? झक मारी है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब 5 अवस्था की संभावना नहीं। यदि ये सच्चाई है जो मैं जो कह रहा हूँ, ये जागृति का प्रमाण है, ये परिपूर्ण है और इससे मानव जाति पूर्णतया भ्रम से मुक्त हो सकता है। उस स्थिति में पांचवी प्रजाति का कोई अवसर नहीं है। यदि इससे होता ही नहीं है, जैसा 2 प्रकार की चिंतन फेल हुई है और काला दीवाल के सामने खड़ा हुआ है, यदि ये भी काला दीवाल के सामने खड़ा होने की स्थिति में और ये चौथे प्रकार के विचार ही आएगा, नहीं तो 5वें प्रकार की प्रजाति ही पैदा होगा। 2 में 1 होगा। इसमें क्या तकलीफ है? जीवन स्कोप के बारे में देखिए, स्कोप के बारे में हम कभी कहीं भी ताला लगाने के अधिकार नहीं होता है। स्कोप को हम सारे कल्पनाशीलता का उड़ेल करके हम स्कोप को पहचाने मैंने कल्पना कर ही सकते हैं। और जीवन परमाणु के आधार पर मानव को विभाजन, जैसे आपने कभी किया था, उसका विभाजन किस तरह से होता है? क्या बोले? वर्गीकृत कर सकते हैं क्या बोले? जीवन परमाणु की जागृति या अजागृति की अवस्था में वो तो विभाजित ही है। तो भ्रमित आदमी, जागृत आदमी। भ्रमित आदमी पुरुष मानव, राक्षस मानव के नाम से जाना जाता है, जिनका दृष्टियां होती हैं प्रिय हित लाभ, विषय प्रवृत्तियां होते हैं 4 प्रकार, आहार आदि 4 विषय, ठीक है। और स्वभाव होता है दीनता, हीनता, क्रूरता। कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता अवरे कुछ है। इतना भद्रंगी जात होता है आदमी, जो पुरुष मानव, राक्षस मानव। ठीक हुआ? ठीक हो गया? उसके बाद मानव आता है। मानव का दृष्टि बनती है न्याय, धर्म, सत्य। प्रधानतः न्याय को पालन करने वाला होता है। परिवार में परस्परता में संबंध को पहचानने योग्य होता है। मूल्यों को निर्वाह करने वाला योग्य होता है। माँ को माँ ही समझता है, बाप को बापे समझता है, भाई को भाई ही समझता है। इसका उन मूल्यों को सतत निर्वाह करता है, सुखी होता है, समृद्ध होता है। इसको मानव पद कहते हैं, नाम कहा गया है। उसके बाद इससे आगे और जागृति का प्रकाशन प्रमाण प्रस्तुत करता है देव मानव। देव मानव में दृष्टियाँ 2 धर्म प्रधान होता है, 2 धर्म सत्य प्रधान होता है। उसके बाद उस धर्म जो विषय जो होती है केवल लोकेशना शेष रह जाता है। मनुष्य में क्या रहता है? पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना 3 रहता है। वो उसके बदले में जो देव मानव में केवल लोकेशना शेष रह जाता है, बाकी ऐशनाएँ गौण हो जाते हैं और सदा सदा उपकार करने में उनका प्रमाण बनता है। ठीक है ना? दयापूर्वक कार्य करता है। तो दिव्य मानव क्या कर देता है?
दिव्य मानव का मतलब यह होता है पूर्ण जागृत रहता है, उसको कोई लोकेशना भी नहीं रह जाता है। वो अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए मानव परंपरा में सतत काम करता रहता है और उससे उसका सिद्धांत ये है, सुखी बना करके सुखी रहना बनता है, ये सिद्धांत है, उसको प्रमाणित कर देता है। इतना ही बात है, छोटा सा काम। हम दूसरों को जीने देकर जीते हैं, ये दिव्य मानव का काम है। सुखी बनाकर जो सुखी होते हैं, इसीलिए दिव्य मानव समाधानित करके समाधान को प्रमाणित करते हैं, ये दिव्य मानव का काम। प्रमाणित होकर के प्रमाणों को प्रमाणित रहते हैं, ये दिव्य मानव का काम। इस प्रकार की छोटा सा काम करता है दिव्य मानव, ठीक है। और पशु मानव राक्षस मानव सारे बड़े बड़े काम कर डाले हैं। ये कहे का मतलब है, मतलब इतने है, ठीक है। तो ये इस ढंग से, हाँ, ये इस ढंग से बिल्कुल एक धारा प्रवाह, सुखद धारा बह रही है। अभी तक जो है ना, मानव परंपरा भ्रमित परंपरा को ही पाल रखा था। उसमें हम एक बार चिंतित हुए या पीड़ित हुए, उसको हम खोजने के लिए शुरू किया। उसको जागृत मानव के पद में हम अपने को आरूढ़ किया, प्रतिष्ठित किया, प्रमाणित किया। उसके पश्चात बाकी लोग भी जागृत हो सकते हैं, उसके लिए हम शुरुआत की है। शुरुआत क्या कर दिया भाई, पूछा तो मनुष्य में विश्वास पैदा करने के लिए जीवन विद्या कार्यक्रम लाए। मानव परंपरा में मानवीयता को स्थापित करने के लिए शिक्षा का मानवीकरण योजना को तैयार कर लिए हैं और उसको भी प्रमाणित करने की क्रम में हम हैं। और उसके बाद सर्वमानव एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होने के लिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना को अलग लागू करने के लिए तैयारी की है। हरिहर छोटा सा काम, बोलिए साहब, इसमें कौन सा बड़ी भारी बात है? व्यापक में स्थित इकाइयाँ पूरा छोड़। अच्छा, व्यापक में कितने इकाइयाँ ये पूछ रहे हैं? क्या पूछ, ठहर जा, बड़े थोड़ा बीच में तमाशा भी हो उतरे है। पहले कहत रहा भाई, बाद में बलद गए, ठीक है, काफी तमाशा हो गया। थोड़ा तमाशा। अब क्या है, लिखा है हमने हमारे विवेक से ये लिखा है, व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु में प्रकृति अनंत इकाइयों के रूप में है। क्या लिखा है? अनंत इकाइयों के रूप में है। ये सभी का सभी 4 अवस्था में है। जो ज्ञानावस्था की इकाई 2 भाग में है, भ्रमित और जागृत, इतने लिखा है महाराज जी। जो अभी क्या है, हम जागृति के पक्ष में काम करने के लिए हम तन मन धन को लगाए पड़े हैं, ठीक है। ये हमारा काम है। हमको इसमें सुख है, प्रसन्नता है और सफल होने से भी प्रसन्नता है, असफल होने में भी हम प्रसन्न हैं। जैसा हम प्रयत्न करते हैं कि ये यहाँ एक बढ़िया स्कूल हो जाए, है ना, मानवीय शिक्षा यहाँ हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ रहने वाले ये बैठी है, ये नहीं भी चाहती है, नहीं भी कर पाती है, हम तभी भी इनसे प्रसन्न रहते हैं। यदि कर भी लेते हैं, कहानी क्या है, सोने में सुगंध ही है, ये पहले से प्रसन्न और प्रसन्न, क्या तकलीफ है, आप ही बताओ, ठीक है। यही सब जगह में सर्वदेश काल में हमारा संबंध ऐसे है। हम सफलता के स्थिति में भी हम प्रसन्न रहते हैं, विफलता के समय में भी प्रसन्न रहते हैं। तो अभी आज इस देश काल में आप नकारते हैं, आगे की देश काल में आप स्वयं सकारेंगे। इस विधि से हम चल रहे हैं। बाबा, जैसे जागृति का कार्यक्रम तो बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं हो पाता है, उसके बाद भी आपकी प्रसन्नता में फर्क नहीं पड़ता, वो किस भाव और किस समझदारी के अंतर्गत ऐसा? उस आधार पर है, आपको शुभ स्वीकृत है, सहमति है आप में, मुझ में, जो नकारने वाले सकारने वाले सब में शुभ की स्वीकृति है, सहमति है। अच्छा, जिम्मेवारी नहीं है। किस ढंग से हम खुश हैं भाई, आज जिम्मेवारी नहीं है, कल हो जाएगा, क्या तकलीफ है इसमें? क्या तकलीफ है बताओ? ये भी नहीं है सभी गैर जिम्मेवार होंगे, ऐसा भी बात नहीं है, कोई ना कोई जिम्मेवार मिलते भी तो जा रहे हैं। ठीक बात हो गई।
कोई ना कोई जिम्मेवार मिलते ही जाते हैं। ये भी इन आधारों पर हम विफलता में भी हम खुश रहते हैं, सफलता में भी खुश रहते हैं, क्योंकि भविष्य में सुंदर ही दिखता है हमको। तो आज जहाँ विफलता रहती है, भविष्य में उसका सुंदरता सफलता में ही दिखता है। हम विफलता को सदा के लिए ये पूंजी है, हमको ऐसा दिखा नहीं है। विफलता एक क्षणिक है, सफलता है निरंतर है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। ठीक है, तो हम आप सभी, मैं समझता हूँ जो आज जिम्मेवार नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो भी शुभ की निरंतरता ही चाहता है। आज जो स्वयं जिम्मेवार नहीं है वो भी चाहता है, जो जिम्मेवार ईमानदार है, कहना ही क्या है, वो तो करवे करेगा, नाचवे करेगा और उछलवे करेगा और सफल बनावे करेगा। इस आधार पर हम सुखी रहते हैं। बढ़िया है ना, बढ़िया है ना बाबा जी। एक प्रश्न है, हाँ। वित्तेषणा और लाभोन्माद के बीच में क्या सीमा रेखा है, कहाँ पे वो एक दूसरे से अलग होते हैं? देखिए, जो लाभोन्माद से वित्तेषणा से क्या मतलब? वित्तेषणा का मतलब है समृद्धि के अर्थ में वित्तेषणा है। समृद्धि जो है उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के अर्थ में सार्थक। ठीक हो गया। जो जहाँ तक कि ये है लाभोन्माद, संग्रह सुविधा के अर्थ में है। संग्रह सुविधा भोग, बहुभोग, अतिभोग के अर्थ में है। सोच लीजिए आप, किस में व्यवस्था होगा, किस में अव्यवस्था होगा, आप ही सोचिए। बिल्कुल साफ साफ काम है, इसमें कोई देरदार कुछ नहीं होता। आगे हाँ, ऐसा है बाबा, आदमी को जागृत करने के लिए, सुखी समृद्ध बनाने के लिए हजारों वर्ष से शिक्षा की परंपरा रही है। शिक्षा की परंपरा रही, अपने अपने ढंग से पढ़ाते रहे। आज जहाँ पर मानव आके खड़ा हो गया, पहले भी नहीं थे, और आज भी उसके द्वारा जो संपूर्ण तृप्ति, संपूर्ण समृद्धि की स्थिति नहीं बन पाई। तो जीवन विद्या के प्रकाश में, मध्यस्थ दर्शन में जो कुछ आपने प्रतिपादित किया है, उसके मुताबिक शिक्षा का स्वरूप और मनुष्य के संस्कार का क्या स्वरूप होना चाहिए, जिसके द्वारा हम इस अपेक्षित उद्देश्य को मानव जाति के लिए प्राप्त कर सकें। वो अभी वो बात हो गई, मानव, देव मानव, दिव्य मानव शिक्षा मिलती है। शिक्षा क्रम में ये शिक्षा मिलेगी, ठीक है। और कम से कम मानव, न्यूनतम जागृति मानवीयता को प्रमाणित करने योग्य बना देते हैं, न्यूनतम। तो उससे जो अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमण हो जाता है। संक्रमण माने तो वापस जो है ना, राक्षस मानव, पशु मानव बन नहीं पाएगा, उस जगह में आ जाता है। ठीक है, जैसा मैं पशु मानव, राक्षस मानव तो हम बन ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मानिए। तो ऐसे स्थिति में आदमी आ जाता है। आदमी आने के बाद करेगा क्या? आगे देव मानव ही बनेगा, दिव्य मानव ही बनेगा। उनका रास्ते ही उधर हो गया, इधर वाला रास्ते ही समाप्त हो गया, दोनों के उत्तर दक्षिण हो गया। उत्तर में चलने वाला दक्षिण की ओर घूम गया, या दक्षिण में घूम चल रहा है वो उत्तर में घूम गया, ऐसा हो गया, पीठ दे दिया, ऐसा हो गया काम। ऐसा होने का पहला जो माने लक्षण है, प्रमाण है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा में आता है। वो किसके जगह में है? जो लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद के स्थान पर क्या आता है? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा में आता है। कितना बढ़िया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, ये पुनः वापस जो पीछे के स्वरूप के बारे में जाना संभव ही नहीं रह जाता है। इसको हम संक्रमण कहते हैं। और इसको संक्रमण को ये ज्योतिष में बहुत अच्छा प्रयोग किया है, उसी में ये संक्रमण की बात भी समझ में आता है। जो पीछे ना आवे उसी का नाम है संक्रमण, ठीक है। ये बात कही गई है। तो सूर्य की गति में, चंद्रमा की गति में, धरती की गति में, उसकी गति में, 30 की गति में, येन की गति में, 3 की गति में, सारे ग्रहों की गति में संक्रमण की बात कही है, ठीक है ये। अच्छा, तो जो इस ढंग से हम पहुँचते हैं तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा में आहार निद्रादि
विषयों में, है ना, और जो इसके जो लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद में कितना दूरी है, आप स्वयं सोचिए। इन उन्मादों में आदमियत को क्या प्रमाणित भी कर पाएगा? पूछ के देखिए। यदि प्रमाणित करता होगा तो करा लीजिए, हमारे अनुसार तो होने वाला नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? तो हम उन्मादों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। उसके लिए शिक्षा ही एकमात्र संसार है। तो उसके साथ साथ युवा और बुजुर्गों के साथ सहमति पाने के लिए जीवन विद्या कार्यक्रम दे दिए। ठीक है, शिक्षा से आगे पीढ़ी को हम शिक्षित कर लिए। इस ढंग से आगे पीढ़ी को हम एक स्वच्छ मानव पद में संक्रमित कराने की काम कर सकते हैं। जिनको इसमें उद्देश्य बनता है, उत्साह बनता है, आवश्यकता बनता है, संभावना बनता है, समर्थ रहते हैं, ये सभी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। मानव कुल में समाधान के अनंतर स्वावलंबन की बात आती है। स्वावलंबन का जो मूल रूप होता है, परिवार की आवश्यकता उसका मूलभूत मैंने स्वरूप है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, इसी का नाम है स्वावलंबन। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का जो अर्हता जो है, जो परिवार में इसीलिए रहता है, हर एक मनुष्य में जीवन शक्तियाँ, अक्षय बल, अक्षय शक्तियाँ होने के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना सहज संभव है, जिससे मानव कुल में समृद्धि की बात शुरुआत हो सकती है। कम से कम परिवार में ये बात को हर एक परिवार में इस बात को परीक्षण किया जा सकता है और प्रमाणित किया जा सकता है। बाबा जी, ये जो मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, खासकर आज के ज़माने में रोजी रोटी का भय, और वह भय मनुष्य को बहुत प्रकार से करने योग्य कामों को करने नहीं देता, और बहुत सारे न करने लायक जो काम हैं, चोरी, भ्रष्टाचार, दबाव, कुंठा, उसको करने की बाध्यता हो जाती है। तो आज का आदमी, आज की जो भारतीय परिस्थितियां हैं, उसमें स्वावलंबन के क्रम में क्या कर सकता है? स्वावलंबन का स्वरूप क्या है? आज हम उसको व्यवहार रूप में उतार के रोजी रोटी के भय से किस तरह मुक्त होकर सच्चाइयों की तरफ गतिशील हो सकते हैं? वो उसके बारे में भी बात हुई। ये हर परिवार में एक आवश्यकता का एक सीमा बनती है, और ये स्वावलंबन तभी सार्थक होता है जब समाधानित होते हैं आदमी। भारतीय परिस्थिति हो व अभारतीय परिस्थिति हो, इसमें इसको कोई मतलब नहीं रखता। स्वावलंबन समाधान के बाद संभावित हो जाता है, और उसका शुरुआत यहीं होता है। परिवार की निश्चित आवश्यकताएं होते हैं। परिवार में जितने भी भागीदार रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ही परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य हो रहते हैं, क्योंकि समाधान संपन्न होने के बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है। उसका दूसरा बहुत ही आश्वस्त होने की बात यह है, आज भी उत्पादक जो होते हैं, ये धरती में 10% से 15% आदमी उत्पादन करते हैं, बाकी सब लोग खाए रहते हैं। आज भी वैसे ही है, किंतु इसमें हम इसको नहीं अनुभव कर सकते हैं। जो समृद्धि को अनुभव इसीलिए नहीं कर सकते हैं, हम समाधानित नहीं हैं। हाँ, मूल में ये है। समाधानित होने के उपरांत मनुष्य में स्वाभाविक रूप में समृद्धि का अनुभव करने का स्वाभाविक गुण पैदा हो जाता है, और समाधान में समृद्धि सहयोगी है। हाँ। साथ साथ अथवा दूसरा विधि भी सोचा जा सकता है, समाधान के अनंतर समृद्धि भावी है, ऐसा सोचा जा सकता है। तो संग्रह सुविधा विधि से भी हम समृद्ध नहीं हो पाते हैं। दूसरा, ये भक्ति विरक्ति विधि से भी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो समाधान समृद्धि ये इसका शुरुआत, ये प्रत्येक परिवार में इसको परीक्षण कर देखा जा सकता है।
जिसको हमने स्वयं परीक्षण कर देखा है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। थोड़ा सा अपने मन को एक सजाने की बात है। ये मन सज गया माने ठीक हो गया। मन में सजने का मतलब है क्या है? दीनहीनता से मुक्ति पा जाए, माने पराधीनता ही सबसे बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम मान के रखे रहते हैं, उससे मुक्ति पाना जरूरत है। तो समाधानित हुए बिना आदमी की स्वावलंबन को अनुभव करने की अर्हता नहीं हो पाती, जबकि करते सारा बहुत परिश्रम करते ही हैं, करने के उपरांत भी समृद्धि का अनुभव नहीं होता है, भ्रमवश। और वही बस समझदार होने के पश्चात समाधान होता ही है। समाधान के आधार पर हम समृद्धि का अनुभव करते ही हैं, ये करने का अधिकार बनते ही है, साधारण बात है ये। इसको बाबा जी, ये जो जटिल सवाल है उसका एक पहलू है कि समाधान के अनंतर तो एक बहुत बढ़िया समृद्धि का अनुभव भी होगा, स्थिति भी बनेगी। लेकिन अभी आदमी जहाँ पे खड़ा है दीनताहीनता में, वहाँ से उसको समाधान तक पहुँचते तक की यात्रा में स्वावलंबन का क्या ये उसमें स्वावलंबन की अपेक्षा ही एकमात्र विधि रहती है। अपेक्षा रहना आवश्यक है, अपेक्षा होना और उसमें निष्ठा होना, निष्ठा होने के बाद क्रियान्वयन होना, ऐसा गति है इसका। तो तब तक जो है यही जो कहीं ना कहीं समाधानित होने के लिए हम जो समझदारी को बोना है, समझदारी को लोकव्यापीकरण करना है, उसको करना ही होगा। उसके पहले हम समृद्ध करा दें, बाद में समझदार होते रहें, ये सोचेंगे ना ये एक से एक सिल्ली होगी, ये ऐसा होने वाला नहीं है। इस बात को क्या आप किसी उदाहरण से स्पष्ट कर पाएंगे कि जैसे आज भारत के 12 करोड़ से ज़्यादा नौजवान लोग बेकार हैं, तो उनके लिए हम खेती को महत्व दें या विज्ञान शिक्षा को महत्व दें, उद्योग तंत्र को हम उनके पुनः अपन कहीं पहुंच गए। ये तो सब महत्व को देने वाले भाषण, देखिए महत्व को देने वाले भाषण तो हर दिन होते ही है, उससे बात बनता नहीं है, उससे कुछ भी नहीं बनता है समझदारी से। समझदारी को अभी कोई शिक्षा दे नहीं पा रहा। दीनहीन बनाना, बेकार बनाना, सेक्सली बनाना और कुछ भी नहीं है, तो उसके पश्चात अपने आप में मनमानी करने के लिए छोड़ देना, वो अंततोगत्वा छाती का पीपल होना, यही आज तक देखा गया है। तो शिक्षा में ना तो दिशा है ना लक्ष्य है। उसके बाद आप कहते हो ये बेगार आदमी, बेगार बनाने के लिए ही पढ़ाया गया है। माने आदमी बेगार हो, है ना, अपराधी हो, संघर्ष हो, मरे, कटे, इसी के लिए तो पढ़ा करके छोड़ देते हैं। और क्या करेंगे? कि इसी विधि से है ही है। ये बहुत साधारण है, ये होना ही है। समाधान शिक्षा अपने पास नहीं है। समाधान शिक्षा में स्वावलंबन समाहित है और समझदारी के लिए सहअस्तित्ववादी शिक्षा की आवश्यकता है। सहअस्तित्ववादी शिक्षा में ये समाधान आता ही है। समृद्धि के लिए रास्ता, दिशा, कोण सभी समीचीन हो जाता है। समझदारी के बिना आदमी स्वावलंबी होगा ही नहीं, कोई नहीं हुआ आज तक तो हुआ नहीं। बाबा जी ये जो बोल रहे हैं आप, ये तो जब परंपरा हो जाएगी समाधान की, वो तो परंपरा होने के लिए काम करो। नहीं, उस स्थिति की बात बोल रहे हैं। आज वर्तमान में जिन परिस्थितियों में है, जो परिस्थितियों में है, उसी परिस्थिति में आदमी समझदार होने का गेट खुला है। देखो उसका क्रम बताइए ना थोड़ा सा। क्या क्रम होता है? शिक्षा विधि से समझदार होना, और कौन सा क्रम? कहाँ बैठे हो अभी तक? वो शिक्षा भी लॉन्च नहीं हुई बाबा जी। क्या? अभी माने स्थापित नहीं हुई है। जब स्थापित होगी उसके बाद रोना धोना कर ही रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वही करेंगे। चोरी चमारी जान मारी जो होना है वो करेंगे। ये दुष्टता की शिक्षा, उसमें आप साधुता की परिकल्पना, ये कैसा होगा? ये शिक्षा में एक भी आदमी आज तक स्वावलंबी हुआ नहीं है।
ये आप मानिए। तो स्वावलंबी होने के लिए शिक्षा ही नहीं है। आप जो है ना शिक्षित होने के बाद बेकार होना। वही आदमी है, नौकरी मिल गया तो चतुर हो गया, नौकरी नहीं हो गया तो दीनहीन हो गया, जबकि पढ़ा दोनों आदमी एक ही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इस शिक्षा का क्या मतलब है आप ही बताओ। वही आदमी है, अब वही आदमी है, नौकरी मिल गया तो सभी जिम्मेवारी को वो सौंप दिया जाता है, नौकरी में नहीं मिला था तो कोई जिम्मेवारी का अर्ह है ही नहीं, और भागते रहो। यह आपके सामने दिखता ही है। फिर क्या है इसमें? तुरंत जो करने योग्य है, जो यदि किसी के पास मादा हो, आदमी को समझदार बनाया जाए। दरिद्रता से, दीनता से, हीनता से, दुष्टता से छूटने की रास्ता समझदारी से निकलती है। दूसरा कोई विधि से आप सोचेंगे तो सब वृथा है, मगजमारी है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरे विधि से कोई कुछ कर देना चाहते हैं, वही आदिकाल से आए हुए भूखे को दाना दे दिया, नंगे को एक कपड़ा दे दिया। यदि ये तो कोई चीज़ बनता नहीं है। ये सब चीज़ें बेकार बात है। ये तो परंपरा ने वो सब कर कुरा करके क्षत विक्षत हो चुका है। इसीलिए यदि स्थायी हल चाहिए, वो समझदारी परंपरा ही होगा। समझदारी के अनंतर ही समाधान होगा। समाधान ही है वो रास्ता, वो स्वावलंबन होने की रास्ता। समाधानित बुद्धि के बिना काहे को स्वावलंबी होगा भाई आदमी? कैसा होगा?